मैं रात लगभग कई बार रात के 8-8 बजे तक निगम में बैठा हूँ। तो हम लोग, हमारा स्टाफ, हम सब मिलकर नगर निगम की योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि रुद्रपुर को कैसे आगे ले जाना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार देश के अंदर हमारा 68वां स्थान आया है, जहां पर पिछली बार 417वां नंबर पे हम थे और नगर निगम में हम पहले स्थान पर आए उत्तराखंड के अंदर। ये सौभाग्य हमें मिला है। अभी एम्स यहाँ खुलने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाला है, बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। जो G20 में दुकानें हटाई थी उन सबको हमने वेंडिंग जोन में बसा दिया है। आज एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जहाँ दिल्ली जाने में 8 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे में, 3.5 घंटे में दिल्ली जाते हैं। आज बड़े बड़े हाईवे हैं हमारे पास, आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं जो हम टीवी में देखते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो बहुत ही कम समय में लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे प्रदेश उत्तराखंड में, और रुद्रपुर के प्रथम नागरिक के रूप में मेयर पद पर हम स्वागत करते हैं पंडित विकास शर्मा जी का। आपका आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। आज हम मेयर साहब से बात करेंगे कई पहलुओं पे, राजनीतिक और सामाजिक कई पहलुओं को लेकर के जो समस्या है इस रुद्रपुर की नगर निगम के अंदर की जो समस्या है, जन समस्या है, उनको लेकर बात करेंगे। और वर्तमान में और 27 में किस और भाजपा जा रही है, क्या उसका प्लान है, उन सब बातों को लेकर के आज हम बात करेंगे। मैं मेयर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और साथ ही मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आप एक पूरे उत्तराखंड में कैसे नेता के रूप में कहें और बहुत ही कम समय में आपने इतना बड़ा जो पद आपको मिला है, ये जनता का प्यार मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत होती है इसके पीछे। तो ये जो मुकाम आपको मिला है, जो पाया है आपने, इसके पीछे आप किसको श्रेय देते हैं और क्या रहा आपकी जो प्लानिंग रही इतने कम टाइम में, क्योंकि चुनाव तो सभी लड़ते हैं और हर आदमी मुकाम चाहता ही है। तो आप ये जो सफलता यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए विशाल जी, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया। मैंने 2000-2001 में डिग्री कॉलेज में छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। ABVP में मैंने काम किया है लगातार। आदरणीय धन सिंह रावत जी हमारे संगठन मंत्री थे और भट्ट जी भी उस समय हमारे ABVP में थे, सुरेश भट्ट जी। और हम लोगों ने लंबे समय तक छात्र राजनीति का काम किया। फिर उत्तराखंड बन गया था। धामी जी हमारे यहाँ उत्तराखंड में, कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे, धामी जी उनके साथ थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद से लगातार मैं धामी जी की टीम में जनरल सेक्रेटरी भी रहा जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर मैं अनएम्प्लॉयमेंट सेल का स्टेट इंचार्ज भी रहा, फिर जिला अध्यक्ष भी रहा युवा मोर्चा का, और लगातार पिछले 25 वर्षों से रेलवे बोर्ड का सदस्य भी बना भारत सरकार में। और इससे पहले अभी मैं प्रदेश मंत्री हूँ, वर्तमान में चंपावत का प्रभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ पिछले लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। आदरणीय भगत दा का भी मार्गदर्शन मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और अब क्योंकि मैं 2013 में भी रनर था, मेयर का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन सीट आरक्षित हो गई। 2012 में विधानसभा में भी मेरा नाम पैनल में गया था, यहाँ से दिल्ली तक मैं घर घर गया था। और फिर 2018 में फिर आरक्षण हो गया और अब जाके 2025 में सीट सामान्य हुई तो मेरा नंबर आया। और मैं तो कहूँगा कि एक लंबा संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ और कम समय में मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस चीज़ को प्राप्त करने में मुझे 25 साल का सफ़र तय किया, छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक का। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगा, श्री बालाजी को दूंगा, और अपने बड़े भाई आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दूंगा, अपने परिवार को दूंगा, जिनके सहयोग से, और इष्ट मित्रों को दूंगा कि जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में, सभी रुद्रपुर के मेरे युवा साथियों ने जितना सहयोग किया, जितना मेरा उत्साहवर्धन किया, और विशेष करके हमारी जो यहाँ ब्राह्मण महासभा है उसका भी विशेष सहयोग मुझे मिला और सब वर्गों का सहयोग मुझे मिला। और उस नाते मैं आज यहाँ रुद्रपुर का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार उनकी योजनाओं को, उनके बताए हुए जो वो चाहते हैं कि रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हम ये कह सकते हैं जो ये बाल हम सफ़ेद देख रहे हैं, ये धूप में नहीं,
ये बड़ी तप और 25 साल की तपस्या मिली है, जैसे आम आदमियों को लगता है कि यार बहुत कम समय में विकास जी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, लगन, आप जैसे बताया कि छात्र संघ से भी आप निकले और तमाम कई पदों की जिम्मेदारी है, आज चंपावत की भी जिम्मेदारी है, यहाँ की तो है ही, तमाम बहुत सारे आपने एक साथ कई पद गिना दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं, और जो कहा जाता है कि आप धामी जी मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने काम से एक छाप छोड़ी है, शायद वही उसी का फल है। तो जब कोई मुख्यमंत्री के करीब आ जाता है तो इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी भी डबल हो जाती है। आम जनता भी उसको उसी उम्मीद से देखने लग जाती है कि यार हमारे काम, क्योंकि नेता आदमी चुनता ही इसीलिए है। तो क्या अब आपकी मेयर के अलावा इनडायरेक्टली डबल जिम्मेदारी है? बिल्कुल, यहाँ पर पूरे जिले के कार्यकर्ता आते हैं मेरे पास और लगातार जो भी उनके कार्य होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उसी को पसंद करते हैं जो काम करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बनते ही कहा था कि जो जनता के बीच में रहेगा वो मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। तो हम लगातार जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं सुबह ही लोग आने शुरू हो जाते हैं मेरे आवास पे भी, और उसके बाद निगम में भी। मैं रात लगभग कई बार रात के 8-8 बजे तक निगम में बैठा हूँ। तो हम लोग, हमारा स्टाफ, हम सब मिलकर नगर निगम की योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि रुद्रपुर को कैसे आगे ले जाना है और कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू करना है। ये निरंतर हमारा प्रयास जारी है। विकास भाई, रुद्रपुर एक ऐसा शहर है पूरे उत्तराखंड में कहें, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया होने के वजह से पूरे उत्तराखंड ही नहीं, तमाम देश के कई शहरों से यूथ आकर के यहाँ नौकरी करता है, और काफी बड़ा शहर माना जाता है, पहले से ही हल्द्वानी से भी बड़ा शहर माना जाता है। क्या ये जो यूथ आता है एक उम्मीद के सारे यहाँ रोजगार पाने आता है? क्योंकि कोई भी सरकार आती है वो रोजगार की लेके बात करती है, या इंडस्ट्री होने की वजह से मुझे लगता है कि कई हजारों की संख्या में यहाँ रुद्रपुर लोग रहते हैं। क्या नगर निगम की अलग से जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि फैसिलिटी को लेके कहें, साफ सफाई को लेके कहें और रोजगार की बात करें, तो आपको नगर निगम के थ्रू जो आप रोजगार देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन शेड्यूल की वजह होने से आपकी जिम्मेदारी डबल बनती है, तो उसको कैसे निभाते हैं आप? देखिए, शेड्यूल जब यहाँ आया था 2006 में, हमने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, युवा मोर्चा के, हमने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को या 70% रोजगार देने के लिए आंदोलन चलाया था। जिसमें आपको ध्यान होगा कि शेड्यूल कूच करके एक आंदोलन हुआ था, और पंडित नरेंद्र तिवारी जी उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जब अगली सरकार बनी 2007 में माननीय खंडूरी जी की, तो उन्होंने इस पर जियो जारी किया था कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देंगे, और जो कंपनियां 70% का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसका हमें लाभ ये मिला कि आज उत्तराखंड के दूर दराज के आए हुए सभी लोगों को यहाँ रोजगार मिला। 30% में जो बाहर के लोग हैं हमारे, उनको भी रोजगार मिला। और आज भी लगातार हम शेड्यूल जो कंपनी है वो हमारे संपर्क में रहती है। अगर उनके कोई समस्या होती है तो उसको भी हम हल कराते हैं। अभी पीछे जो पीएनजी की गैस लाइन है उसका मुरादाबाद में कहीं कुछ दिक्कत आ गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने अवगत कराया। शेड्यूल एसोसिएशन ने मेरे से बात की और हमने मिलकर उसको पुनः चालू कराया, सुचारू कराया, जिससे कई करोड़ का यहाँ नुकसान हो रहा था। तो और इसके साथ साथ जो साफ सफाई है, जो वहाँ का डेली कूड़ा कचरा प्रबंधन है, वो सब भी हम करते हैं। और निश्चित तौर पर ये मुख्यालय है, यहाँ जिला अस्पताल भी है, शेड्यूल भी है। तो डेली हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन 50-1,000 की डेली रहती है, जो बाहर से आती है, बेहड़ी से, बिलासपुर से, गदरपुर से, दाएं बाएं से, हल्द्वानी से। तो वो डेली आते हैं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी लोड हम पे रहता है। लेकिन हम बड़े अच्छे से हम प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और जिस कारण से अगर आप देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार देश के अंदर हमारा 68वां स्थान आया है, जहाँ पर पिछली बार 417वां नंबर पे हम थे। बहुत बड़ी बात। और नगर निगम में हम पहले स्थान पर आए उत्तराखंड के अंदर, ये सौभाग्य हमें मिला है। बहुत बड़ी बात होती है। आपने भाई नंबर 1 आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है। एक बात और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जब ये उत्तराखंड बना था उस समय यह था कि भाई उत्तराखंड बनते ही 70% यहाँ के उसको रोजगार मिले। आज हम बात करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। 30% उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, 70% बाहर का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं दोबारा से मुझे लगता है ना तो सर्वे हुआ है, ना कोई ऐसी कोई बात होती है, क्योंकि ये भी तो भाई आज अगर लोग दिल्ली जा रहे हैं या बड़े शहरों में जा रहे हैं तो यहाँ रोजगार ना मिलने की वजह से, इसमें क्यों सरकार दोबारा से जनगणना नहीं करती है कि क्या वाकई में रोजगार मिल रहा है 30% या 70, या बिल्कुल अपोजिट हो गया है? नहीं, इसमें कुछ रिबेट हमने दी थी बीच में कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ के इंडस्ट्री वालों ने आग्रह किया था कि कुछ हमें प्रोफेशनल आउट ऑफ उत्तराखंड रखने पड़ते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा उनको हमने रियायत दी थी कि आप उनको भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेक कराऊंगा, अगर बहुत ज़्यादा इसमें डाटा में अंदर आया होगा तो निश्चित हम लोग इनसे बात करेंगे शेड्यूल एसोसिएशन से, और उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी एम्स यहाँ खुलने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाला है, बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेगा तो बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट का काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे या अन्य ट्रेवल्स का काम करेंगे। एम्स खुलेगा, एम्स के अंदर भी उनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, लगभग 27,000 लोगों को अब तक नौकरी दे चुके हैं, जिसमें कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं लगा कि जिसने कहीं पैसा दिया हो या नकल से पास हुआ हो। तो ये माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का सख्त नकल विरोधी जो कानून है उससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। और आगे भी जहाँ तक संभव हो पाएगा हम लोग महिला समूह को भी सशक्त करने का काम कर रहे हैं स्वरोजगार के माध्यम से। और जो हमारी प्रधानमंत्री की स्ट्रीट वेंडिंग योजना है जिसमें 15,000 तक का लोन दिया जा रहा है ठेली वालों को, फड़ वालों को, और ऐसे ही हमारे जो और अन्य नगर निगम से काम करने के लिए भी रोजगार के लिए बैंक से हम लोग लोन दिलवाते हैं स्वरोजगार के लिए। और मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार योजना अलग से चली रही है, वीरचंद गढ़वाली योजना अलग से चली रही है। तो ये सारा भी निगम से हम साथ साथ चला रहे हैं। और इसके साथ ही हम नगर निगम के हमने 4 जोनल कार्यालय भी खोलने का प्लान किया था, जिसमें एक कार्यालय आवास विकास में हमारा बड़ा अच्छे से चल रहा है। यानी जो सुविधा नगर निगम में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आवास विकास वाले कार्यालय से भी मिलती हैं। और जो हमारे विभाग थे उस सारे विभागों के लोगों को वहाँ भी हमने बैठाया है। अगला हमारा कैंप में खुलने वाला है, ऐसे ही हमारा अभी सिंह कॉलोनी में खुलने वाला है। कहीं ना कहीं इससे जनता को निगम में आने से बचाव हो रहा है। वहाँ आधार कार्ड सेंटर भी है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, CSC सेंटर भी है। और अभी भविष्य में हम लोग अभी सरकार की योजनाओं को लेके हर वार्ड में कैंप लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लोगों को सीधा लाभ मिल सके। जैसे समाज कल्याण की योजना है, चाहे वो श्रम विभाग की योजना है, अन्य योजना है, उन सबका भी लाभ लोगों तक पहुंचे। मेरे साहब आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि आप ही के उसमें आता है एरिया में एम्स खुलने जा रहा है। हम बात करें ऋषिकेश की, एम्स खुले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, लेकिन हमारे जो पहाड़ से लोग आते हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल ऐसा होने लग गया जैसे वो 70 और 30% रोजगार वाली बात है। उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको मजबूरी दिल्ली जाना पड़ता है। जो यूपी के जितने लगे हुए छटे हुए बड़े शहर हैं या जिनकी सोर्स है, उन सबको वहां तो इलाज मिलता है। क्या यहाँ का एम्स में भी सेम ये बात फॉलो होगी या इसको शुरू से ही नजर बनाए रखेंगे आप? देखिए, हम लोग जब इलाज की बात आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हमारा जो जिला अस्पताल है इसके अंदर भी यूपी से तमाम लोग आते हैं। मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, उसमें भी लोग आते हैं। तो ये इलाज के लिए तो किसी को नहीं रोक सकते, एम्स में भी लोग आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के लोगों को प्रॉपर इलाज मिले, उनका समय से सारी चीज़ें हो, इसकी कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी। और क्योंकि ये मुख्य प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा और उत्तराखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और ये एक वरदान साबित होगा एम्स, क्योंकि यहाँ से बेहड़ी है, पीलीभीत है, पूरनपुर है, इधर हमारा बिलासपुर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, जो तमाम लोगों को इनको भी लाभ मिलेगा। तो सबको लाभ मिलेगा, लेकिन हम अपने लोगों को भी अच्छे से इसमें चिंता करेंगे कि उनको भी सही से लाभ मिलना चाहिए। आप जब से मेयर बने एक चीज आपको बार बार फेस करनी पड़ रही है, जो ये रुद्रपुर में हमने देखा अतिक्रमण की बात करें, कई रोडें चौड़ीकरण हुई हैं और जिसमें तमाम कई व्यापारियों की दुकानें जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनका शायद आपने वेंडर जोन भी एक बनाया है। क्या ये जो रोडवेज के सामने कई सौ दुकानें एक साथ टूटी G20 के टाइम, उस समय तो आप खैर नहीं थे, क्या उन सभी का विस्थापन हो गया है? बिल्कुल, हमने जो G20 में दुकानें हटाई थी उन सबको हमने वेंडिंग जोन में बसा दिया है। अभी जो समोसा मार्केट है वो रह गई है, बाकी जो बस अड्डे के सामने वाली मार्केट थी उन्हें बसा दिया गया है। और बाजार से भी जितनी ठेलियाँ थी उनको भी सबको हटा के हमने यहाँ विस्थापित किया है। और अतिक्रमण मुक्त अभियान जरूरी है ट्रैफिक को चलाने के लिए, और कोई भी सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण मैं नहीं होने दूंगा। अभी कल ही हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों से एक संपत्ति खाली कराई है हाईवे की, जहाँ लगभग 2 एकड़ जमीन है और जिसकी बाजार मूल्य कम से कम 50 से 60 करोड़ है और जिसका सर्किल रेट भी 30 करोड़ का है और बरसों बरस से किसी के कब्जे में थी, तो कल हमने उससे खाली कराया है। ऐसे ही रुद्रपुर में और बहुत सारी जगह है, खेड़े में है, ट्रांजिट कैंप में है, किच्छा बाईपास पे है, अन्य अन्य जगहों पे है।
उनकी भी सूची हमने बना ली है और बहुत जल्दी इन सब पे भी अभियान चला के इन सारी जमीनों को हम नगर निगम में वापस शामिल करेंगे। और रुद्रपुर एक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी पे एक राहत दी है उसको लेकर के, क्योंकि आप व्यापारियों के बीच हमेशा रहते हैं, लोकप्रिय नेता के रूप में भी आप जाने जाते हैं, ये जो जीएसटी का स्लैब कम करा है इससे व्यापारियों को लेकर के आपका समझना है कि आगे भाई आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं विशाल जी यहाँ व्यापार मंडल है देवभूमि उसका भी अध्यक्ष हूँ और पिछले लंबे समय से मैं अध्यक्ष हूँ उसका। और जीएसटी का वास्तव में बहुत बेनिफिट है। जब जीएसटी लगा था तो लोगों ने बहुत विरोध किया इसका, लेकिन बाद में लोगों को जीएसटी समझ आया, क्योंकि पहले जब हम वैट में काम करते थे तो हम जितना भी वैट इनपुट और आउटपुट हमारा होता था तो वो हमें कभी भी क्लेम नहीं मिलता था, यानी एक्स्ट्रा जो हमारा टैक्स होता था हमें मिलता नहीं था, लेकिन पेपर्स में शो करता रहता था। जब से जीएसटी लगा है, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी 28% पे, बेची 18% पे है, तो 10% जो आपका एक्स्ट्रा है वो इनपुट आपको मिलता है, जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया है, आपको तुरंत मिल जाता था। तो लोगों को लगा कि नहीं, इसका हमें लाभ है। और ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टरों को जब कोई गाड़ी खरीदता है अगर उस पर वो टैक्स दे रहा था तो वो टैक्स अपना बिल काट के, वो टैक्सी वाला है, ट्रांसपोर्टर है, वो बिल से इनपुट से क्लेम पूरा कर लेता है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने 2 ही स्लैब अब रखे हैं, जब 5% का और 18% का, तो निश्चित तौर पे जो 28% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि 8 से 10% का वेरिएशन आएगा और ये महंगाई कम होगी और 8 से 10% में ठीक ठाक अंतर आएगा। जैसे मेरा बैटरी का व्यापार है तो बैटरी में 28% जीएसटी जाता था, अब वो 18% हो गया है। तो जो बैटरी 13,000 की थी तो कम से कम 1200-1300 रुपये उसमें रेट कम होना चाहिए। तो वो कंपनियां भी उस पर प्लान करके उसको एडजस्ट कर रही हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने दूध वगैरह में टैक्स 0 कर दिया है और जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें टैक्स फ्री कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा और आम जनमानस को दिवाली अच्छी बनेगी उनका दिवाली बोनस और दिवाली गिफ्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है उन्होंने, और इसका लाभ जनता को मिलेगा। और लगातार हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हम लोग देश की चौथी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। तो इसका आज मजबूत भारत जो टैक्स घटा रहा है, तो इसका मतलब भारत कहीं ना कहीं मजबूत है और आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जहाँ दिल्ली जाने में 8 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे में, 3.5 घंटे में दिल्ली जाते हैं। आज बड़े बड़े हाईवे हैं हमारे पास, आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं जो हम टीवी में देखते थे, आज हमारे रोपवे पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज आप देखते हैं तो हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सेना मजबूत हुई है। आज हम अपने एयरक्राफ्ट या अपने जो सेना का सामान है वो आज हम बेच रहे हैं, आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आज इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी विकसित हुआ है। और सबसे बड़ी मजे की बात है विशाल जी, कल एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, तो वो इमिग्रेशन वीजा का काम करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो बोले कि अब तो काम ठप हो गया है, अब स्टूडेंट्स तो बिल्कुल विदेश जाना नहीं चाहते हैं, अब स्टूडेंट इंडिया में पढ़ना चाह रहे हैं, बेरोजगार बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मोदी जी का जो विजन है स्टार्टअप इंडिया, और उसकी वजह से लगातार या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनकी योजनाओं को उत्तराखंड के गांव गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो होम स्टे जैसी योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम भी सरकारें कर रही हैं। विकास जी, आप जिस हिसाब से कार्यशैली आपकी हो रही है, आप मेयर का जो हम पहले देखा करते थे कि एक सिर्फ साफ सफाई को लेकर के लोग नगर निगम को जाते थे कि यार घर से कूड़ा उठे, साफ सफाई हो। आपकी जो कार्यशैली है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, जनता के लोकप्रिय नेता बन रहे हैं, क्या 2027 में हम ये कह सकते हैं कि विकास शर्मा जी आगे विधायकी की दावेदारी करेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में दावेदारी कुछ नहीं होती है, राजनीति में काम मिलता है और हमें जो काम मिला है उस काम को बाखूबी कर रहे हैं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाए। हम तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया उत्तराखंड का, जो दशक है, अगला दशक उत्तराखंड का है, तो उस नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भले ही मेयर हूँ, लेकिन मुझे चाहे रुद्रपुर है, चाहे किच्चा है, गदरपुर है, काशीपुर है, हमारा खटीमा है, सितारगंज है, हर जगह नानकमता है, हल्द्वानी है बगल में, तो जहाँ मैं मेरे जा सकता हूँ, जहाँ मेरे लोग हैं, जहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी सरकार की बात रख सकता हूँ,
तो मुझे रखनी चाहिए ताकि हम अपनी सरकार को पुनः बना सकें। और उसी के नाते मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कोई मंशा नहीं है, और मैं पार्टी ने मुझे काम दिया है और अभी तो मैं अपनी सीट पर काम कर रहा हूँ। जैसे पार्टी का आदेश होगा हम पूरे उत्तराखंड में घूमेंगे और पूरा धामी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पुनः ये सरकार बनेगी ताकि यहाँ की जो जनता है, उत्तराखंड के जो नौजवान है, यहाँ की जो बहनें हैं, उन्हें सशक्त किया जा सके, उन्हें मजबूत किया जा मैं सके। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप माननीय सीएम साहब के कहीं ना कहीं करीबी भी माने जाते हैं। ये जितना भी विकास हो रहा है या हम बात करें, वो जितने बड़े शहर हैं हमारे, हरिद्वार, देहरादून की बात करें या रुद्रपुर की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, पहाड़ों में जो नगर पालिका है वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रही है। वहां ना तो जहां देख रहे हैं हम 10 साल पहले बिल्कुल सेम वैसे ही है। ऐसा क्या हो रहा है कि सारा जितना विकास हो रहा है ये तराई में ही हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई अलग से बजट मिला है। होता क्या है कि नगर निकाय अपने आप में एक सरकार है, ये तीसरी सरकार है। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये अपनी सरकार है। हम जब तक खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, जब तक हमारी अपनी आय के साधन मजबूत नहीं होंगे, एक ये भी तरीका है कि मैं आऊं, सुबह अपनी घंटी बजाऊं, ऑफिस बैठूं, चाय पीऊं और घर चला जाऊं। एक ये है कि हम घूम घूम के अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी संपत्तियों को कैसे खाली करा सकते हैं, रेंट इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे हम लगा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जब राजा महाराजाओं का भी दौर था तो बिना करके तब भी राज नहीं चलते थे। तो ये हमें मजबूती से अपना कर लेना पड़ेगा। अगर अब मैं सोचूं कि मुझे मेरा वोट बैंक खराब हो रहा है, मुझे कर नहीं लेना है, मुझे अतिक्रमण नहीं हटाना है, तो जो लोग नेता डरते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका काम नहीं दिख पाता है। मैं तो कहूंगा सबको निकलना चाहिए, अपने ऑफिस से बाहर आना चाहिए, अपनी जनता के बीच में रहना चाहिए, और तमाम योजनाएं हमारी राज्य सरकार की चल रही हैं, उनका लाभ हमें दिलवाना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उनका लाभ जनता को दिलवाना चाहिए। कोई तराई में मुख्यमंत्री जी ने अलग से चेक काट के हमें नहीं दिया है। 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आता है वो उनको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन हम अपने संसाधन जुड़ा रहे हैं। हमने वेंडिंग जोन बनाया, हमने 4 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें से दुकानें जब मैंने बेची तो 2 करोड़ रुपए तुरंत मुझे वापस मिल गया। अब 2 करोड़ रुपए मेरा 3 साल में मेरे को वापस आएगा, प्लस मेरा वहां से इनकम शुरू होगी, हर महीने मेरे को किराया आने लग गया है। तो ये चीजें आपको खुद प्लान करनी पड़ेगी। अभी मैं एक पेट्रोल पंप लगाने जा रहा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया उसमें, हमने जगह दिया है, इंडियन ऑयल वाले खुद आएंगे, अपना पंप लगाएंगे, सीएनजी लगाएंगे, ई चार्जिंग लगाएंगे और हमें दे देंगे, और उसके बाद जो उसकी सेल होगी वो हमारी होगी। हाँ बिल्कुल, हल्द्वानी में भी। तो ये चीजें तो हमें आगे बढ़ के करनी पड़ेंगी। अभी हम लोग एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, उसको भी हम पीपी मोड पे करेंगे। हम पैसा बाहर से लगवाएंगे और उसकी आय नगर निगम को होगी। तो ये चीजें तो हमें खुद प्लान करनी है, क्योंकि हम तीसरी सरकार है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और राज्य सरकार का हमें लाभ मिल रहा है, केंद्र सरकार का हमें लाभ मिल रहा है। तो ये विशाल जी, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी या धामी जी या मोदी जी, समान रूप से योजना बनती है सबके लिए, और ये हमारे पर निर्भर करता है कि अब देश में और भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी एक अलग दिख रहे हैं। तो ये आपका काम करने का तरीका है। और भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी का एक अपना काम करने का रुतबा है, अमित शाह जी का अपना रुतबा है। तो ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम अपने काम को किस प्रकार से कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम अपना स्वार्थ देखेंगे तो हम अपने शहर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे पास भी लोग आते हैं, अपनी तरफ से बातें रखते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को सुनते हैं, करते वही है कि जो नगे महत्व में होगा या शहर हित में होगा। हमें विशाल जी उसी को करते हैं। तो शायद इसलिए दिख रहा है कि रुद्रपुर में ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप बजट की तुलना करेंगे तो शायद हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में कहीं हमारे को कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं मिला है कि जिसकी वजह से आप ऐसा आप कह सकें। दूसरा, हमारी एक टैग लाइन है, आपकी कहानी आपकी जुबानी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग जो जिस विकास शर्मा जी को देखते हैं, जो फ्रंट देखते हैं, यहाँ तक पहुँचने में कई संघर्ष आपने देखे होंगे। मैं वो जानना चाहते हैं, मैं क्या सभी दर्शक जानना चाहते हैं, क्या विकास जी यहाँ पहुँचे हैं, कई त्याग करे होंगे, कई भाई जो संघर्ष जब दौर होता है तो उस समय कई सारे आलोचकों को भी सहना पड़ता है और कई परिस्थितियां। क्या विकास जी शुरू से ही रिच फैमिली से थे या बड़ा स्ट्रगल देखा कोई एक? मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं और उनका अपना व्यापार, क्या वो खुद इलेक्ट्रिशियन कह सकते हो आप, एक थे। और उनकी एक छोटी सी दुकान है बैटरी की, जो आज भी चल रही है। और उसी परिवार से हम लोगों ने शुरुआत की और 5 बहन भाई थे। और जैसे सबके घर होते हैं, मेरा भी वैसे ही घर बना, एक कमरा बना, फिर दूसरा बना, फिर बरामदा बना। और वहां से हम 5 बहन भाइयों ने पढ़ाई लिखाई की, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया। और हमने अपनी राजनीति के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा अपना व्यापार को भी जारी रखा। मैं
अपना कंप्यूटर का भी काम करता था, आईटी से मैं जुड़ा रहा और लगभग 2006 तक मैंने कंप्यूटर का भी काम किया है। एचपी कॉम्पैक्ट का मैं डीलर था और इंस्टीट्यूट भी चलाया मैंने, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद पिताजी के व्यापार में लग गया, बैटरी के काम में लग गया, उसको भी आगे साथ में बढ़ाया। फिर धीरे धीरे करते करते हमने ई रिक्शा बनाना शुरू कर दिया, फिर ई रिक्शा का भी काम हमने बढ़ाया। फिर थोड़ा बहुत करते करते हम लोग रियल इस्टेट में आ गए। तो हमारा संयुक्त परिवार है, मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं काम करते 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 यहाँ तक पहुंच गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उन्होंने मुझे टिकट दी। हमारे संगठन का आभार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे इस चुनाव को लड़ने के लिए, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को जो संघ से जुड़ा रहा बरसों बरस से और एबीवीपी से लेकर अब तक सारे संगठनों में हमने काम किया और उसके बाद मुझे मौका मिला और आज भी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, मेरी फैमिली और हम इकट्ठे रहते हैं। तो ये मेरी सिंपल सी लाइफ है, सबको पता है। और जो मेरा व्यापार है वो आज भी चल रहा है और अब लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे परिवार वाले देख रहे हैं। अब जनता का भाई जिम्मेदारी ज्यादा मैंने जनता की जिम्मेवारी ले ली है। तो एक साधारण परिवार से आता हूँ और उसी जिंदगी को अभी मैं जी रहा हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है मेरे बालाजी महाराज और उनकी बहुत कृपा है मेरे पे। और यहाँ पर हम लोग हर शनिवार को बालाजी का दरबार भी करते हैं, एक सेवा वो भी मिली हुई है मुझे। बहुत बढ़िया। हर पूर्णिमा पे और शनिवार को हम बालाजी का दरबार करते हैं। तो बाबा की सेवा में भी लगे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं, देव सेवा भी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं जिंदगी का। और ये आनंद सबको लेना चाहिए और वो तभी मिलेगा जब आप सच्चे मन से काम करेंगे, मन साफ होगा आपका। तो लोग तो परेशान होते ही हैं, होते आए हैं। तो कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, किसी को दिक्कत होती है, तो हम उन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। संघर्ष नित्य करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे, ये मेरा मानना है। और युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा, नशे से दूर रहें, अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसे सच्ची श्रद्धा से माने, क्योंकि ईश्वर भी आपके रास्ते खोलता है। जब हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता। जब आपको लगेगा कि स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, हरि कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, तो आपके रास्ते भी बनेंगे और आप आगे पहुंचोगे। एक हमने एक चीज देखी, ये तो खैर आपकी संघर्ष की कहानी थी और हर इंसान की कहीं ना कहीं सफलता के पीछे कोई जरूर एक हाथ होता है और स्ट्रगल का खेल सारा होता है। दूसरा एक बात जानना चाहते हैं, रुद्रपुर की राजनीतिक में बहुत लंबा टाइम से कई उठका पटक हुई है। कई बार आपके पूर्व विधायक भाजपा में आए, कई बार गए, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। क्या ये 2027 तक ये सारी चीजें बिल्कुल पटरी पे आ जाएंगी एकजुट होकर के? भाजपा का बहुत अच्छा माहौल है, वही राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों में थोड़ा बहुत नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा। ये धार्मिक दल तो है नहीं और ना समाज सेवा हो रही है, ये तो एक राजनीतिक दल है विशुद्ध रूप से। तो ये चलता रहेगा। और आपने देखा कि पिछली बार 47 सीटों के साथ माननीय धामी जी ने सरकार बनाई और उसके बाद हमने लोकसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में भी हमने 5 सीटें जीती और 2.5-3 लाख के अंतर से जीती। फिर हमने नगर निकाय चुनाव लड़ा, केदारनाथ जी का चुनाव लड़ा, वो भी हम जीते। नगर निकाय में भी 11 सीटें, 11 के 11 में हम लोग जीते। 10 सीटें पार्टी के कैंडिडेट जीता, एक निर्दलीय हमारा ही कार्यकर्ता जीता। फिर जिला पंचायत के अंदर 12 सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें से 11 सीटों पे हम जीते। बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख हमारे बने हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी इतना कभी नहीं जीती। मैं तो 25 साल से इस दल के अंदर हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को 1-2 सीटें मिलती थी या जिला पंचायत में उनका, हम शहर में जीतते थे तो गांव में कांग्रेस रहती थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो सब धामी जी और मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट है। तो अब 1 साल बचा है चुनाव का, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई कांग्रेस जमीन पर है। कांग्रेस की अपनी अंतरकला ही खत्म नहीं होती है और कांग्रेस संगठन के नाम पे जीरो है। हम संगठन के रूप में काम करते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की इस समय नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। एक बात जानना चाहते हैं, आप उत्तराखंड में एक ऐसे सक्रिय नेता भी कहेंगे और लोग झेप खाते हैं एक बात से। आपने अभी एक बात का जिक्र भी छेड़ा था, आपका जब चुनाव जीतने में ब्राह्मण महासभा का भी बड़ा योगदान रहा। लोग ज्यादातर ब्राह्मण होने में, ब्राह्मणों के आयोजन में जाने में पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े नेता देखे हमने। आप सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपने धर्म को भी आप जो है प्राथमिकता पे रखते हैं। नहीं तो ज्यादातर नेता जो है ब्राह्मण होने के साथ जरा सा पद आ जाए, वो हम बहुत सारे नेता नाम नहीं लेंगे, आप हो सकता है बहुतों को जानते हो। तो ये जो आपने अच्छी बात एक बोली कि जब आदमी जीत जाता है, आज पूरे देश में एक तलाश है ब्राह्मणों को खास करके कि हमारा कोई नेता नहीं है कि विधानसभा लोकसभा में आवाज उठाए। आप इस दौर में अपनी जो समुदाय को लेकर के अगर बात रखते हैं तो ये जो हौसला है, जज्बा है, तो इस जज्बे के पीछे
क्या motive है? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और मेरे दादाजी पुरोहित थे, मेरे चाचा पुरोहित हैं, मेरे फादर इन लॉ आज भी पुरोहित हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे संस्कार अपने परिवारों से सीखे हैं और हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम वो संस्कारों को समाज में बांटे, क्योंकि एक समय ऐसा होता था जो हमने देखा कि हमारे दादाजी घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में। तो आज वो कहीं ना कहीं जानकारियां छुप रही हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अवसाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो हम ब्राह्मण होने के नाते भी अपने धर्म को भी निभाना चाहिए। मैं तो सभी ब्राह्मणों से कहूंगा कि हमें कोई छुपाने की बात नहीं है, और लेकिन हम ब्राह्मणों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी समाज के लोग हैं। बिल्कुल। और मेरे सहयोगी जो मेरे साथ दिन भर रहते हैं वो ऐसी समाज के लोग हैं जो मेरे घर में ही रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो हमने कभी इस चीज को नहीं माना है बिल्कुल। और मैं कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए हैं, तो बिल्कुल। हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हर धर्म के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, कुछ ना कुछ प्रेरणा रहती है। तो मैं ये सभी ब्राह्मणों से कहता हूँ, चाहे वो कुछ भी बन जाए, कम से कम अपने धर्म का प्रचार प्रसार अवश्य करें, बिल्कुल। जो समाज के हित में है। अगर हम नहीं बताएंगे कि एकादशी का क्या महत्व है, हम नहीं बताएंगे पूर्णिमा का क्या महत्व है, अमावस्या का क्या महत्व है, हम दान पुण्य के बारे में, हवन यज्ञ के बारे में लोगों को नहीं जागरूक करेंगे, तो ये सनातन संस्कृति जिंदा कैसे रहेगी। हमें अपने पूर्वजों पे भी गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने भूखे पेट रहते हुए भी, जहाँ इतने मुगलों ने आक्रमण किए, जहाँ इतने अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन उन्होंने मंदिरों को बचा के रखा, हमारे ग्रंथों को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा। अगर इस संस्कृति को बचाने में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो ब्राह्मणों का रहा है। बिल्कुल। तो हमें गर्व होना चाहिए, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और वैसे हम जब नेता हैं तो सबके लिए हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई इसमें वो नहीं है कि मैं अपने समाज और अपने लिए हमेशा खड़ा हूं। तो जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊंगा, और जहां भी ब्राह्मण मुझे याद करेंगे मैं जरूर पहुंचूंगा। और जहां अन्य समाज के लोग बुलाते हैं मैं वहां भी जाता हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग बुलाएंगे तो मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा, चाहे वो मेरे क्षेत्र से बाहर भी होगा, मैं जाऊंगा। ये अच्छी बात है। लोग चुनाव से पहले तो अपनी जाति का सहारा लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद अक्सर नेता जो है वो वहां से मुंह फेर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। दूसरी एक बात जानना चाहेंगे, क्या फ्यूचर को लेके हम बात करें, हम बात 27 की 29 की नहीं करेंगे, हम बात करें हमेशा के लिए रुद्रपुर नगर निगम की बात करें, क्या उसके लेकर के और कोई बड़ी आपके पास कोई अच्छी प्लानिंग शहर को डेवलप करने के लिए? देखिए, अभी हम लोग लगातार इस शहर को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम यहाँ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम शुरू करने वाले हैं। हम लोग यहाँ, मैंने आपको बताया कि अपना जो जोनल ऑफिस बना रहे हैं, हम नगर निगम के अपने एक स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर बहनों को, गरीब बच्चों को, वो किसी भी समाज के हो, उनको मुफ्त में वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको IAS, PCS, सिविल सर्विसेज या फिर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग भी उसे दी जाएगी ताकि वो कम ट्रेनिंग करके अपना रोजगार पा सके। ये मेरी प्लानिंग में है। इसके साथ ही हम लोग एक ऐसा केंद्र भी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर आदमी को कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वहाँ जहाँ पर जाकर अपना अध्यात्म की ताकत के साथ वो अपने आप को पुनः अपने जीवन में वापस ला सके। क्योंकि आज बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अवसाद के कारण, टेंशनों के कारण दिक्कत में है, परेशानी में है। तो एक ऐसा केंद्र भी डेवलप करेंगे कि जहाँ ध्यान केंद्र, योग केंद्र टाइप में रहे, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसे दर्शाए, और वहां पर लोग आने के बाद अपना टेंशन मुक्त होके जाए और वहां से निकल के जाए। ये भी हमारा प्लान है। हम कैसे अपनी आवासीय सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। कैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। अपनी बहनों को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उन्हें कैसे लखपति दीदी बना सकते हैं, युवाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे तमाम चीजों पे हम काम कर रहे हैं। मैंने मेयर बनने से पहले भी कहा था कि नाली, सड़क, खड़ंजा, इसके अलावा मैं काम करूंगा। ये तो सभी करते हैं और उन पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत सारा विजन है। अभी हम इंदिरा चौक पे बहुत भव्य त्रिशूल लगाने जा रहे हैं महादेव का। वाह, ये देव भूमि है। आपको एंट्री करते ही यहाँ देवों का दर्शन होगा और वो त्रिशूल बहुत जल्दी लग जाएगा। और डीडी चौक पे हम डमरू लगाने जा रहे हैं और एक जगह हम महादेव की मूर्ति लगाएंगे। तो ये देव भूमि है। तो आप उत्तराखंड में जब प्रवेश करेंगे तो देवों का दर्शन आपको, ये गेटवे भी है, पूरे कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है। और एक हम यहाँ कैलाशी भवन भी बनाना चाहते हैं, जो कैलाश यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं, आदि कैलाश के लिए जा रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं, नीम करोली आ रहे हैं, तो एक ऐसा भवन भी बनाना चाहते हैं कि लोगों को रुकने की आसानी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी कई विषयों पर चर्चा चल रही है।
तो इन सब चीज़ों को लेके हम, और यहाँ की ट्रैफिक समस्या का समाधान करेंगे, जो रोड है उनको चौड़ा करेंगे, जो नालियाँ नहरें उन्हें कवर करने का काम करेंगे, यहाँ का ड्रेनेज प्लान पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ की सीवर लाइन पे हम काम करेंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग है मेरी, जिसपे मैं लगातार काम कर रहा हूँ विशाल जी। और कभी फिर हम 6 महीने बाद इंटरव्यू लेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने क्या क्या चीजें और की हैं। रुद्रपुर में व्यापारी भवन को लेकर के कोई बड़ी प्लानिंग है आपकी? अभी ऐसा कुछ व्यापारी भवन के लिए कोई मेरे पास आया नहीं है, अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं उसको भी बनाने का काम करूंगा। चलिए, मैं कई सारी बातें करी, कई बिंदुओं पे करी, फ्यूचर की प्लानिंग की बात करी और आपकी संघर्ष की कहानी की बात करी। अंतिम में आपकी गूंज के पॉडकास्ट के माध्यम से आप कुछ युवाओं को, क्योंकि राजनीति अब आने वाले टाइम में युवाओं के लिए है, कोई एक संदेश यहाँ की जनता और युवाओं को कुछ देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, सबसे पहले जीवन में ईमानदारी लाए और जिसके लिए भी काम करें ईमानदारी से करें। और हम सोचते हैं कि कई बार हम थोड़ी सी चालाकी दिखा के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो शायद ये आपकी भूल है, क्योंकि ईश्वर का जो कैमरा है, एक बार को विशाल जी आपके कैमरे से बच जाएगा, लेकिन ईश्वर के कैमरे से वो नहीं बचेगा। मतलब और जिसको भी आप मानते हैं उसे मानते हुए अपने आस्था के साथ, अपने धर्म के साथ, मैं कहूंगा पुनः कि ये हिंदू संस्कृति कोई छोटी संस्कृति नहीं है। हमें गर्व है कि इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का हमारे पूर्वजों ने काम किया है। तो ये संस्कृति को अपना के जो चलेगा वही संतुष्ट रहेगा, वही सेटिस्फाइड रहेगा, उसके घर में तमाम प्रकार की खुशियां आएंगी। और जो सनातन से दूर होगा वो परेशान होगा। सनातन इतना बड़ा हमारी संस्कृति है, इतना बड़ा ये हमारा विज्ञान है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको विभिन्न विभिन्न धार्मिक आस्थाओं से जोड़ के, चाहे व्रत के रूप में, चाहे पीपल के रूप में, चाहे तुलसी के रूप में, शंख के रूप में, रामायण के रूप में हमें दिया है। तो एक सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। अगर आप अपने आस्था के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। समय लग सकता है, देर है, ईश्वर के घर में अंधेर नहीं है। तो आप अपनी बारी का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें, होपलेस ना हो, शॉर्टकट ना अपनाएं, आराम आराम से चले, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा है, जो आज हमने बात करी रुद्रपुर के जो विकास शर्मा जी मेयर हैं, उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनी, उनका एक संदेश भी है युवाओं के लिए कि किसी भी सफलता को पाने के लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, ईमानदारी अपनानी चाहिए। और 25 साल का समय दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपके जो विजन है इस नगर निगम को लेकर के, आप माननीय सीएम साहब के जो है विश्वास पे खरा उतरें। और मैं पुनः जो है आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।